नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी हाई कोर्ट के बारे में। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। और ये जोधपुर का जो हाई कोर्ट है उसकी क्या है, ये बिल्डिंग है। और राजस्थान में जो हाई कोर्ट है इसकी मुख्य पीठ तो कहाँ पर है, जोधपुर में। और अन्य खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में। कैसे इन खंडपीठों की स्थापना हुई, कब इनको हटा दिया गया, कब वापस स्थापित की गई, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। हाईकोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में मिलता है। किस मिलता है, भाग 6 में। और इस 6 में जो आर्टिकल आता है, मतलब कौन कौन सा आर्टिकल है, 214 से लेकर 231 तक कंटिन्यू, इनमें हाईकोर्ट के बारे में प्रावधान कर। अब इसमें से एक एक आर्टिकल पढ़ना हमने चालू कर दिया था। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। कई जगह आपको धारा शब्द भी मिल सकता है। मतलब ये अनुच्छेद जैसे 1 2 3 4 5 आप पढ़ते हैं, ये सब जो अनुच्छेद है इसकी जगह पर आपको धारा शब्द मिलता है कई। तो सुनो तो लो मेरी बात। मतलब कई जगह पर धारा भी मिलता है, और कई जगह आपको अनुच्छेद भी मिलता है, और कई जगह सीरियल नंबर भी मिलता है। तो आप ये अनुच्छेद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते हैं, इसका नंबर आप, इसका मतलब आप सीरियल नंबर समझे। क्या समझे, सीरियल नंबर समझे। हालांकि दोनों देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम प्रयोग करते हैं तो अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक्ट वगैरह होता है, कानून वगैरह होता है, तो उसमें हम धारा का प्रयोग करते हैं, सेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। कौन सी हटाई, धारा 370 हटाई थी क्या वो, अनुच्छेद 370 में तो चेंज किया था। तो वो तो अनुच्छेद था, फिर धारा क्यों बोलते हैं उसको। बोल सकते हैं ना, कभी कभी, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। बाकी अगर दोनों में अंतर देखना चाहो तो जो हमारा संविधान है उसमें हम अनुच्छेद बोलेंगे, इंग्लिश में उसको आर्टिकल बोलेंगे। और जो कानून बने हुए हैं उनमें हम सीरियल नंबर को धारा बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने अनुच्छेद पढ़ना चालू किया था, अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 में क्या है, हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। ये राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में अगर देखें तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। आपने हमारी न्यायिक प्रक्रिया इस टाइप की है, ऊपर ही ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद में राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट है। अभी या राज्यों में भी है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें खुद का हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। दो कौन कौन सा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। और फिर इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, या सबोर्डिनेट कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जिला न्यायालय बोल सकते हो आप। तो ये इस प्रकार का अपनी न्यायपालिका का एक डायग्राम इस प्रकार का बनता है इसका। ठीक है। अब 214 में तो हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। अब बात करें हम 215 की। किसकी बात करें, 215 की। तो 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा होगा, अभिलेखी न्यायालय होगा। तो अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हाई कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और जो कोई हाई कोर्ट के निर्णयों की अवमानना करेगा उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा फिर 216 हमने पढ़ना चालू किया था। इसमें हाई कोर्ट के गठन की बात कर रखी है। इसकी हाई कोर्ट के गठन की बात कर रखी है। अब बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा अगला, 217 आएगा ना। हेडिंग डालो, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 लिखिएगा। इस अनुच्छेद में, हाँ डायरेक्ट नहीं, पॉइंट लिखना है इसके बारे में। नहीं, और चीजें भी लिखाऊंगा मैं, देखो। अरे आपने लिख लिया अनुच्छेद 217 लिख लिया, इसके बारे में वही तो टॉपिक तो लिखना चाह रहा हूँ मैं, वन लाइनर लाइन वही तो लिखना चाह रहा हूँ। देखो, इस अनुच्छेद में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पब्लिक कार्यकाल, पब्लिक योग्यता,
ऑब्लिक हटाने का कारण, ऑब्लिक हटाने की प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख मिलता है। समझ गए आप? तो इतने सारे बिंदु यहाँ कम लिख रखे हैं, इसलिए मैंने सारे एक साथ लिखे हैं। कौन कौन से बिंदु लिखे आपने? नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, हटाने का कारण के बारे में, हटाने की प्रक्रिया के बारे में। ये मोटी मोटी बात लिखी हुई है इसमें। अब इसके क्या 217 के सब क्लोज कर रखे हैं, जैसे 217 क्लोज 1 2 3 4 5 6 5 तक कर रखे हैं। तो इसमें 217 क्लोज 5 तक की जो भी बातें हैं, अगर सब क्लोज नहीं दे रखे आपको आर्टिकल, तो उन सबको किस में मानोगे आप? 217 में तो मानोगे ना फिर। अब इसमें सबसे पहले आर्टिकल लिखो 217 क्लोज 1। वो तो 217 वाली बातें थी। अब किस में लिखेंगे हम? 217 क्लोज 1, अनुच्छेद 217 क्लोज 1। अब पीपीटी के अनुसार मत लिखना, मैं जैसे लिखा था वैसे लिखना। लिखो, इस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। विजय रामनिवास जो जय है शर्मा मत। क्या लिखा है विद्यार्थियों आपने कि अनुच्छेद 217 क्लोज 1 में क्या है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर बात करें हम, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 49 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। इतने हो सकते हैं राजस्थान में अधिकतम, एक तो रहेगा ही रहेगा मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, इनकी जो नियुक्ति का पावर है वो राष्ट्रपति को दे रखा है। किसको दे रखा है? चाहे मुख्य न्यायाधीश की हो चाहे अन्य न्यायाधीश की हो, ये अन्य है। ये राजस्थान की बात करें, पूरे भारत का सिस्टम यही है। तो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा। एक विद्यार्थी ना, एक कॉलेजियम होता है। हाँ, एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। उस कॉलेजियम की सिफारिश पर कॉलेजियम जिस नाम की रिकमेंड करेगा, आगे जिस नाम को भेजेगा, उस नाम के व्यक्ति को ही क्या करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना। तो लिखिएगा, आपने पॉइंट डाल लिया था कि भाई इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अब नियुक्ति करता कौन है, सबसे पहले देखते हैं। केवल एक शब्द है, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लिखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अलग अलग पॉइंट बनाया करो, क्योंकि अलग अलग टाइप के एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नियुक्ति एक शब्द आ जाए कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। लिख लिया? राष्ट्रपति को रेखांकित करो। राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। लिख लिया? और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है उनको अच्छी तरह पता है कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम के बारे में तो मैंने पूरे जजेज के जो फैसले आए हैं, अलग अलग जो केस चले हैं, उस कॉलेजियम में कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, उस बात को लेकर भी मैंने आपको लिखाया है। ठीक है ना? तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। आपके एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन बनता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब उसने मुख्य अन्य नहीं दिया, उसने क्या कहा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है? नहीं।
एक कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। अब ये कॉलेजियम क्या है, तो कॉलेजियम को रेखांकित कर लो। कॉलेजियम के बारे में थोड़ी बात लिखा देता हूं। देखो, कॉलेजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ सदस्यों का समूह। कॉलेजियम का मतलब क्या है? सदस्यों का समूह। सदस्यों का क्या समूह? कॉलेजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ सदस्यों का समूह होता है। अब आपने पूरा कॉलेजियम सिस्टम पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और फिर ऐसा शब्द, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉलेजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, और पॉलिटिकल में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ना हिंदी में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कहीं पर। तो सदस्यों का समूह होता है। अब इसका मतलब कॉलेजियम में कुछ सदस्य शामिल होते होंगे, तो ये सदस्य होते कौन है जो कॉलेजियम में शामिल होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसमें क्या किया गया, अलग अलग समय पर इन सदस्यों की संख्या अलग अलग रखी गई। पहले स्टार्टिंग में 2 सदस्य होते थे, फिर 3 किए गए, फिर 4 कर दिए गए, और वर्तमान में 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? देखो, कॉलेजियम प्रणाली में या कॉलेजियम सिस्टम में वर्तमान में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में कितने होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब ध्यान रखना, खुद जैसे सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई को अगर हम नियुक्त करेंगे तो वो नहीं रहेगा, फिर उस समय 4 ही रहते हैं। क्या लिखा, वापस बोलना। मैं लिखाता हूँ, वापस इसमें चेंज करना पड़ेगा अपने को। सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, ये एक मुख्य न्यायाधीश कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का। और 4 किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, ये वर्तमान में सिस्टम है। देखिएगा, नोट डालो। द्वितीय न्यायिक मामला, हाँ, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ध्यान रखना, ये जो कॉलेजियम है ना, इसकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्त करने वाला राष्ट्रपति। तो ये कॉलेजियम सेम ही रहता है, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करे, ये सेम रहता है, 1+4 का। अब जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे तब तो कैसे रहेगा वो खुद? तो ऐसी स्थिति में फिर ये 4 ही हो जाते हैं, तो 4 का प्रावधान है वहां पर। लेकिन जब अन्य की नियुक्ति आती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे हम, लिखा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो इस सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तब तो फिर मुख्य न्यायाधीश की जरूरत ही नहीं, तो तब ऐसी स्थिति में 4 न्यायाधीश का एक कॉलेजियम बनेगा और वो सिफारिश करेगा, और राष्ट्रपति फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं अधिकतम? 1+33 है, 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी अन्य जज। तो इनकी नियुक्ति भी कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यों में भी विद्यार्थियों हाईकोर्ट होते हैं, जैसे हम राजस्थान हाईकोर्ट ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट ले लिया, तो राजस्थान हाईकोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होगा, और 49 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश। तो इस एक चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर आप कर रहे हैं तो उस समय एक कॉलेजियम बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे उसमें। उसमें 4 तो अन्य हो जाएंगे और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। समझ गए अब? तो न्यायाधीश डायरेक्ट नियुक्ति नहीं करते, वो केवल सिफारिश भेजते हैं आगे, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजें। बताता हूँ, जैसे माना कि आज आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होना चाहते हो। क्या नियुक्त होना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहते हो, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है ना, उनका एक समूह, एक ग्रुप होता है, 4-5, मैं चार चार जने बोल देता हूँ। कितने बोल देता हूँ? 4 जनों का ग्रुप है। 4 जनों का ग्रुप तय करेगा कि इसको बनाना है या नहीं बनाना, तो उस नाम की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को आगे, फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा। हाँ, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति के पास वो नाम भेजते हैं,
और बीच में सरकार ने कोशिश की थी कि इनका जो कॉलेजियम बनता है ना, क्यों ना इसमें कानून मंत्री को भी शामिल कर लिया जाए। तो इन्होंने शामिल भी कर लिया था एक बार तो, लेकिन फिर वापस 99 संविधान संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया उस प्रावधान, क्योंकि उन्होंने कहा ये मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ है और संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ बोलो बहन जी, आगे बोलो, आगे समझ में अब तो आप केवल इतना ही लिख लो इसमें, जब ठीक रहेगा अपना मामला। क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की जाती है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। और कॉलेजियम का मतलब क्या, वर्तमान स्वरूप क्या है, 1+4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश है उसमें और 4 अन्य न्यायाधीश है, और ये सारे किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के। किसके? हाँ, उन सदस्यों को न्यायाधीश बोले। ये तो कॉलेजियम शब्द का मैंने अर्थ लिखा है आपको वैसे ही। तो कॉलेजियम शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे एक शब्द आता है विद्यार्थी, कोरम, क्या आता है, कोरम। कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। अब वो गणपूर्ति हो सकता है, हम यहाँ पर जैसे विधानसभा में भी गणपूर्ति देख सकते हैं, संसद में भी देख सकते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके रिगार्डिंग ये पूछा जा रहा है। लास्ट इसको रेखांकित कराया था कॉलेजियम को, लिखिएगा, इससे संबंधित कई मामले भी, इससे संबंधित, हाँ नोट में तो लिख रहा हूँ, इससे संबंधित कई मामले भी चलाए गए, मामले का मतलब केस, कई मामले भी चलाए गए, जैसे जैसे सेकंड जजेज केस, सेकंड जजेज केस, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था ऐसा, सेकंड जजेज केस 1993, एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड जजेज केस, तो ये जो सेकंड जजेज केस था ना, तो इसमें सहमति बनी कि कॉलेजियम में कौन शामिल होंगे, कॉलेजियम में कौन शामिल होंगे, तो इसमें लिखा कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया। देखिएगा, इसमें लिख लो इसको रेखांकित करते हुए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश या 1+2 को लेकर सहमति बनी। देखो, सेकंड जजेज केस का एक और नाम लिख लो, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, भारत संघ, या सरकार भी कह सकते हो आप, भारत सरकार, भारत संघ, केस या मामला कब का था ये, 1990। देखो, मैंने आपको सेकंड जजेज केस जो लिखा है ना, इसका दूसरा नाम क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम, बनाम की जगह वर्सेज भी लिख सकते हो आप, केस चलता है ना, इसे 2 का नाम लिखते हैं, टाइटल है ये उसका, और भारत संघ, इन दोनों के बीच में केस चला विद्यार्थियों, और सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, कहां पर गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, और केस कहां चला, सुप्रीम कोर्ट में चला। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद के पक्ष में तो फैसला सुनाने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, जो वास्तविक बात है, क्योंकि हमारा जो संविधान का व्याख्याकार है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही है, और वही निर्णय करेगा कौन सा हमारा मूलभूत ढांचा है और कौन सा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो मामला आया था 1993 का, इस मामले में कहा गया विद्यार्थियों कि इस जो कॉलेजियम बनाया जाएगा इसमें 1+2 न्यायाधीश होंगे, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में कितने हैं, 1+4, वर्तमान में 1+4 का है, लेकिन उस समय 1993 में क्या प्रावधान किया गया था कि 1+2 होंगे। अगला लिखो, थर्ड जजेस केस 1998, मनोज समझ में आ रहा है क्या ये बात तेरे, आगे ना,
ठीक है, क्योंकि जिनको मैंने संसद पढ़ाया है या जिनको मैंने सेंटर की पॉलिटी पढ़ाई है, उनके अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था ना आपको, तो ये सारे केस वगैरह पूरे डिटेल से लिखाए थे इनके बारे में। थर्ड जजेज केस देख ली। देखो इस मामले में कॉलेजियम के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया। लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 217 क्लोज 1। और इसमें क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति के बारे में उल्लेख कर रखा है। किसकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे उसमें मुख्य हो चाहे अन्य हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो इसमें लिख रखा है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन खुद की मर्जी से नहीं। उनकी कोई खुद की संविवेक की शक्ति नहीं है। वो जो भी कॉलेजियम होगा उस कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा। अब बात करें हम इस कॉलेजियम की, तो इस कॉलेजियम का वर्तमान स्वरूप है 1+4, इसमें सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 1+4। एक कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 4 कौन होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में कई बार किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी शामिल कर लेते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन कॉलेजियम तो बन रहा है ना, वो कॉलेजियम की सिफारिश पर ही कर रहे हैं। ओके, लेकिन इस कॉलेजियम में कितने सदस्य शामिल होंगे, कॉलेजियम में कितने सदस्य शामिल होंगे, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस चले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो केस का नाम सुनाऊं आपको। सेकंड जजेज केस 1993 का मामला था, और थर्ड जजेज केस 1998 का मामला था। तो उसमें तो 1+2 सदस्य को स्वीकार कर लिया गया, और इसमें किसको स्वीकार किया गया, 1+4 को। और वर्तमान में भी कितना है, 1+4 वाले प्रावधान है। अब तो आगे समझ में। हाँ नहीं, बीच में कोशिश करी थी, मोदी सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा कि इसमें हम किसको शामिल करेंगे, जो कानून मंत्री है उसको शामिल करेंगे। लेकिन फिर, अरे नहीं नहीं, मोदी के समय, अभी लेटेस्ट। लिखिएगा, अगला आर्टिकल लिखो। 217 क्लोज बंद हो गया आपका ना। तो नीचे कैसे आ गए, देखो, अनुच्छेद 217 क्लोज 2, योग्यताएं। इसमें क्या है, योग्यताएं। किसकी योग्यताएं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्या योग्यता होती है भाई, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे माना कि आप बनना चाहो हाई कोर्ट का जज, तो क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और लिखो। हाँ पहली योग्यता लिखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 217 क्लोज 2 में क्या है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। और इसमें पहला पॉइंट लिखो आप, भारत का नागरिक होना चाहिए। देख लिया, एक योग्यता तो ये होनी चाहिए। दूसरी योग्यता लिखो इसकी, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र का मतलब सेंटर और स्टेट दोनों आ जाता है यहाँ पर। राज्य का मतलब कई बार हम राज्य समझते हैं, लेकिन राज्य, भारत को क्या कहा गया है, राज्य कहा गया है कई बार। तो भारत के राज्य क्षेत्र, ये भारत के राज्य क्षेत्र में कम से भी कम, कम से भी कम 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक लगातार किसी न्यायिक पद पे रहो, न्यायिक पद पर रहा हो।
या रह चुका हो। अब ये योग्यता आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, ये वाली योग्यता नहीं है ना न्यायिक अधिकारी रहने की, तो इसकी जगह पर आप दूसरी योग्यता को भी ले सकते हो। लिखो, या वह किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट पब्लिक अन्य न्यायालयों, अन्य न्यायालय बोले तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं ना, ये अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो वकील के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वकील के रूप में क्या होना चाहिए? 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर किसी न्यायिक पद पर होना चाहिए 10 वर्ष। अब देखो विद्यार्थी, जैसे आप आगे अभी जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपसे न्यूनतम एज मांगते हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम एज का कोई उल्लेख नहीं है। आपकी जो योग्यता होती है ना, उसमें योग्यता में किसी प्रकार की आपके पास न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, नोट डालो। हाँ, वो वो सेवा शर्तों में आ जाता है बहन, मतलब योग्यताओं में नहीं है। मतलब आप योग्यता में तो आपको दो योग्यता याद रखनी है इसकी, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों, इतनी, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? भारत का नागरिक, और फिर न्यायिक पद पर, और या वकील, दोनों में से, ये भी दोनों में से एक। दोनों योग्यता आपके पास होना कोई जरूर नहीं है, दोनों में से एक कोई सी, मतलब ये दोनों में से कोई एक हो, ये अनिवार्य है। ऊपर वाली कैसी है? अनिवार्य है, और इन दोनों में से एक कोई सी भी होगी। एक नोट डाले अलग से आप। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी होगी, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप हाईकोर्ट का जज बनोगे तो न्यूनतम योग्यता का उल्लेख नहीं, अधिकतम का मिलता है, अधिकतम का है। अधिकतम कितना? 62। अभी नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, वो आगे लिखाऊंगा मैं, कार्यकाल में लिखाऊंगा। इसके अलावा अ, जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी एक कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो उस समय वो विधि में पारंगत व्यक्ति होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। हाँ, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब किसी राज्य वाले का करते हैं हम, या जैसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो उसके लिए विधि का विशेषज्ञ होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा होना वैसे तो विधि विशेषज्ञ तो होते ही हैं, जब 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है वकालत करने का, या फिर 10 साल आप न्यायिक सेवा में रह चुके हैं, न्यायिक सेवा दे चुके हैं, तो अपना आप ही हो जाता है नॉलेज। तो सबसे पहले जैसे माना कि हम एलएलबी वगैरह करते हैं, तो वकील क्या करता है? सबसे पहले एलएलबी करता है, फिर एलएलएम वगैरह कुछ ऐसे 2-3 डिग्रियाँ होती हैं इनके। फिर उसके बाद वो तैयारी करता है, या फिर प्रैक्टिस करता है कोर्ट में जाके, वकालत करता है। वकालत करता है तो पहले तो उसने वो डिग्री ली, तो उस समय कानून पढ़ा, फिर वकालत कर रहा है तो उस समय भी कानून पढ़ता है, तो विधि का जानकार तो होता ही है वो। लिखो, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट नोट में लिखना है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता, पारंगत विधिवेता होना
उल्लेखित नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में है, उल्लेखित नहीं है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में होता है, विधिवेता होने का उल्लेख नहीं है जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुनो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ना, तो उस व्यक्ति की नियुक्ति वाले जो योग्यता होती है उसमें साथ में एक नोट डाल के वहां पर लिखा रहता है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, मतलब विधि का विशेषज्ञ होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की नज़र में उसको विधि का पारंगत होना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो अभी हमने आर्टिकल 217 क्लोज 1 देखा, तो 1 में तो क्या है, नियुक्ति, और 2 में क्या है, योग्यता है। 3 लिखो, 217 क्लोज 3, 217 क्लोज 3। देखो इस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। क्यों आएगा, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, वो तो भाग ही अलग है, वो मतलब आर्टिकल ही वो तो अलग है पूरा। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, जैसे माना कि आप देखते हैं अभी विधानसभा का जो मेंबर होता है, एमएलए होता है, उसका कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। या राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 6 वर्ष होता है। तो इसी प्रकार इस मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही रहेगा। इनका जो कार्यकाल होता है, मतलब वो जो अवधि है वो फिक्स नहीं है। इनका सेवानिवृत्ति की आयु का एज वो मिलता है विद्यार्थियों, कब रिटायरमेंट होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो 62 वर्ष के जब हो जाते हैं तब रिटायरमेंट होंगे। और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो विद्यार्थियों, इन सब की एज होती 65। कितनी होती, तो इन दोनों की एज कितनी होगी फिर, 62। ध्यान रख, देखिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। ये वर्तमान में है ना। पहले विद्यार्थियों इनके रिटायरमेंट की एज 60 हुआ करती थी, और अब कितनी हो गई, 62। पहले कितनी हुआ करती थी, 60, और वर्तमान में कितनी है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, 5 62 3 70 वो इसमें प्रावधान नहीं है, यहाँ पर इन पदों के बारे में नहीं है, यही तो बात है। 62 वर्ष का नहीं हुआ मतलब, जैसे माना कि 30 साल का बन गया, 30 साल का बन गया तो 30 और 32 साल वो नौकरी करेगा आराम से, 32 साल करता रहेगा। और माना कि कोई 55 साल में जाके बना, क्योंकि न्यूनतम का तो उल्लेख कर ही नहीं रखा, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 55 साल का जाके बना, तो वो 6 7 7 साल नौकरी करेगा फिर बस, ऐसा होता है। 62 के बाद में अप्लाई नहीं कर सकता वो हाई कोर्ट के लिए।
अब देखो विद्यार्थियों, वर्तमान की बात करें हम तो 62 ईयर इनकी रिटायरमेंट की एज रख रखी है, और पहले कितनी हुआ करती थी? 60। अब मेरा सवाल यह है कि 60 से 62 मतलब कुछ न कुछ संविधान में अमेंडमेंट किया होगा, संविधान में संशोधन तो किया होगा, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत 60 से 62 की गई? 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963। नोट डालो। 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत इनकी आयु, सेवानिवृत्ति आयु है ना, इनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। देख लिए? तो कार्यकाल में क्या लिखोगे आप कि इनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है वर्तमान में? 62 है। पहले कितनी थी? 60 थी। 60 से 62 कब की गई, ये भी कई बार पूछा जाता है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 15वां संविधान संशोधन 1960। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक लक्ष्मीबेन जी? हैं? 104, 106 हो चुके हैं। सही है। कितने हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं। हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर जनवरी दोनों ही? हाँ, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान बना था। तो हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था विद्यार्थियों। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब देखो, माना कि कोई व्यक्ति 30 साल की एज में ही क्या बन गया? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन गया। 2-4 साल उसने हाई कोर्ट में जज का काम किया, और उसके बाद में उसका मन भर गया। पहले भी तो त्याग पत्र दे सकता है, तो पहले भी वो त्याग पत्र दे सकता है। अब एक सवाल आता है कि अपना त्याग पत्र किसको देता है? क्योंकि इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, दोनों ही अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। देखिएगा, कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले कार्यकाल पूरा होने से पहले भी निम्नलिखित तरीके से निम्नलिखित तरीके से इनके पद को रिक्त किया जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनके पद को रिक्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, त्याग पत्र के द्वारा। के द्वारा? त्याग पत्र के द्वारा। त्याग पत्र के द्वारा। और त्याग पत्र में लिखो, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऑब्लिक अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इंपोर्टेंट कर लेना इस बात को। वैसे तो मैं जो भी बात कर रहा हूं अपने आप में इंपोर्टेंट ही मान लो आप सारी बातें। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देंगे तो पोस्ट खाली होगी कि नहीं होगी? जैसे माना कि अभी राजस्थान में विद्यार्थियों 1+45 49 का है। कितना है? 49 का। इस 49 में से माना कि ए नाम का कोई जज है, वो अब अगर त्याग पत्र देना चाहे तो इसकी सीट खाली होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना त्याग पत्र। और ये त्याग पत्र किसको सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा तरीका क्या है? देखो, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनका एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी जज है उसको अमरावती हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। अब राजस्थान का कोई व्यक्ति जो यहाँ पर उसका घर परिवार सब कुछ है और उसको वहाँ आंध्र प्रदेश भेज दे, तो हो सकता है वो त्याग पत्र दे दे उसकी वजह से, लेकिन ट्रांसफर तो किया ही जा सकता है। तो राजस्थान की तो सीट खाली होगी ना भाई, हम पद रिक्ति तो करा रहे हैं,
तो पद रिक्त कराने के दो तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तो त्याग पत्र के द्वारा, एक उसका ट्रांसफर कर दो, तो उसकी पहले वाली सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी विद्यार्थियों। लिखो दूसरा, लिखो स्थानांतरण होने पर, ट्रांसफर होने पर, स्थानांतरण होने पर, स्थानांतरण होने पर, लिख लिया। देखो एक हाईकोर्ट, देखो स्थानांतर दो प्रकार से होते हैं विद्यार्थियों, या प्रमोशन होने पर, स्थानांतर में हम प्रमोशन भी लिख सकते हैं ना। एक तो जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का है, तो इसको अमरावती हाईकोर्ट भेज दिया हमने, दूसरे हाईकोर्ट भेज दिया, या इस हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, हम भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट भी तो भेज सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता जिनकी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। तो हाई कोर्ट से किसी हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। देखिएगा स्थानांतरण होने में लिखो, सुप्रीम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तथा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण होने पर, डेपुटेशन पर भी तो लगाते हैं कई बार, वापस नहीं बोलूंगा। देखिएगा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तथा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण होने पर, तो आगे समझ में, एक अरे ऐसे लिख, क्या लिखा आपने, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तथा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होने पर, सरल ही तो है। अब विद्यार्थियों कई बार हाई कोर्ट का कोई जज है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी उम्र को लेकर, हाई कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी एज को लेकर अगर कोई मामला उठता है, तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, तो निर्णय लेने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को। किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे पहले परामर्श लेगा और फिर निर्णय लेगा कौन, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति भी यही करेगा, हटाएगा भी यही, और अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार है वो भी किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति की ये सविवेक शक्तियां नहीं है। देखिएगा नोट डालो, यदि हाईकोर्ट के, यदि हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश, किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में, की आयु के बारे में कोई पर्सन उठता है, पर्सन की जगह मामला भी लिख सकते हो आप, कोई पर्सन उठता है, यदि हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई मामला उठता है, तो मामले की जगह पर्सन लिख लो, पर्सन की जगह मामला लिख सकते हो ब्रैकेट में ना, तो उस पर्सन का विनिश्चय, उस पर्सन का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम समझा जाएगा, कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। लिख लिया। देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 217 क्लोज 3 में इनके कार्यकाल के बारे में प्रावधान कर रखा है।
और कार्यकाल में इनकी सेवानिवृत्ति एज वर्तमान में 62 है, पहले 60 हुआ करती थी। 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत उसमें संशोधन किया गया और 60 से कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। इससे पहले भी इनकी पोस्ट खाली हो सकती है ट्रांसफर होने पर और त्यागपत्र देने पर। त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और इनका जो ट्रांसफर होता है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हो सकता है, या हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इनको भेजा जा सकता है। इसके अलावा कई बार इनकी एज को लेकर कोई पर्सन उठ जाता है, कोई मामला आ जाता है ऐसा सामने, तो उस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकता, उस निर्णय लेने से पहले उसको परामर्श लेना होगा किससे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। फिर वो निर्णय लेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्णय जो ले लिया वो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम समझा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में 217 क्लोज 3 तक। अब लिखो 217 क्लोज 4। 217 क्लोज 4। देखो इस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पब्लिक अन्य न्यायाधीश को हटाने के कारण ब्रैकेट में आधार का उल्लेख मिलता है। देखो इन्हें निम्न कारणों से हटाया जाता है। इन्हें निम्न कारणों से हटाया जाता है। पहला लिख लो, मिसबिहेव, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार के मामले में और असमर्थता के आधार पर। ये दो आधार मुख्य रूप से, कौन कौन सा, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनको किस प्रकार से हटाया जाता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर। असमर्थता का मतलब काम करने में समर्थ नहीं है, और सिद्ध कदाचार का मतलब आपका व्यवहार खराब है। कदाचार देखो इसका अगर टुकड़ा करते हैं हम, क्या होता है, कद कद है ना, आचार। आचार का मतलब व्यवहार होता है, कद का मतलब बुरा, तो बुरा व्यवहार की वजह से भी आपको हटाया जा सकता है। और दूसरा कारण क्या है, असमर्थता के आधार पर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी शब्दावली मिलती, सिद्ध कदाचार। ऐसा सिद्ध हो जाए तो भाई आपका व्यवहार क्या है, खराब व्यवहार है। देख लिया, अगला लिखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 217 क्लोज 5, हटाने की प्रक्रिया। हटाने का कारण तो किस में, 4 में, और 5 में क्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया। देखिएगा एक आर्टिकल आता है विद्यार्थियों, अनुच्छेद, और इसमें एक शब्दावली मिलती है महाभियोग। लिखना कुछ नहीं है आपको, आपने क्या लिखा 217 क्लोज 5 में, हटाने की प्रक्रिया बस। तो एक शब्दावली लिख रहा हूं मैं, महाभियोग। क्या लिख रहा हूं, महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 61 में। इसके अलावा महाभियोग कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। हालांकि हम कई जगह महाभियोग का उल्लेख करेंगे, लेकिन केवल कहां पर इसका उल्लेख है, मुख्य रूप से आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इसको भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। तो महाभियोग जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज हुआ है। इसको राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज हुआ है। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनको उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इस रीति से, जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन यह महाभियोग शब्द नहीं है इनके लिए,
सीजीआई को और अन्य को हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं है, इनकी जगह पे एक शब्द मिलता है रिमूवल। क्या मिलता है? रिमूवल शब्द मिलता है विद्यार्थियों। तो रिमूवल प्रक्रिया से हटाया जाता है। रिमूवल का मतलब क्या समझे आप? महाभियोगी। क्या समझे? महाभियोग। लेकिन इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं लेना अपने को। ओके। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ये तो सेंटर की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट होते हैं। तो हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य जज होते हैं कि नहीं होते? तो इनको किस रीति से हटाया जाएगा? तो इनको उस रीति से हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात सीधा सीधा कैसे आ गया? जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी महाभियोग प्रक्रिया। देखिएगा, देखो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, अब न्यायाधीशों में मुख्य और अन्य दोनों आ गया ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। देख लिया? नोट डालो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी रीति से हटाया जाता है, या उसी तरीके लिख सकते हो आप, उसी रीति से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी रीति से हटाया जाता है। रीति का मतलब होता है तरीका, ढंग, पता ना? उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता हो। किसको हटाया जाता हो? राष्ट्रपति को हटाया जाता हो। और इस बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 क्लोज, इसमें 4 में। देख लो एक बार, 124 क्लोज 4। देख लिया? एक बार देख लो, चेक कर लो। तो मैं 124 लिखा दूं केवल। टाइप है कंफर्म? क्या लिखा है? टाइप कर लो। और 26 करा दिए। 124 क्लोज पक्का देख लेना, मैंने देखा नहीं उसको ना। अभी रुक तो जा, रुक जा, पहले लिख लो यहाँ तक। आपने लिख लिया ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है? जिस रीति महाभियोग प्रक्रिया, मतलब जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, अब लिखो आप, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में मिलता है। देख लिया? तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं है, उसकी जगह पर क्या है? रिमूवल शब्द है। महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। देखिएगा, संविधान में नोट डाल के लिखना है। संविधान में
न्यायाधीशों को संविधान में, न्यायाधीशों को, न्यायाधीश बोले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गया ना, संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द यूज लिया गया है? रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल। REMOVAL, रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, संविधान के अनुसार लिखा रहा हूं मैं, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग ब्रैकेट में इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ गए? तो विद्यार्थियों, आपने अनुच्छेद 217 पढ़ना चालू किया था। कौन सा? 217 पढ़ना चालू किया था, जिसमें नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, हटाने के कारण, हटाने की प्रक्रिया वगैरह सबका इनका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 217 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति के बारे में उल्लेख। और 217 क्लोज 2 में योग्यता के बारे में उल्लेख मिलता है। और 217 क्लोज 3 में कार्यकाल, कार्यकाल। और 217 क्लोज 4 में हटाने का कारण। और 217 क्लोज 5 में ये क्या लिख जाते हो? प्रक्रिया, प्रक्रिया बिंदी कैसे बावड़े कर रहे हो? हटाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया इसमें आएगी ना। प्रक्रिया मतलब वो जो रिमूवल वाली जो बात है वो इसमें है। ठीक है। अब एक काम करना, जब भी आप इनको पढ़े ना तो आर्टिकल 61 जरूर पढ़ लिया करो साथ में। आर्टिकल 61 का मतलब क्या है? महाभियोग। तो महाभियोग कौन से सदन में लाया जाता है, किस बहुमत से उसको पारित किया जाता है, वो सारी बातें मैंने एक सेट में आपको लिखा रखी है। यहाँ भी लिखा हूँ थोड़ी बहुत बातें। लिखानी कि नहीं लिखानी? लिखा दूँ? नोट डालो। महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया लिख लो ना। हालांकि इस बात का उल्लेख तो किस मिलता है? अनुच्छेद 61 मिलता है। थोड़ी बात नोट डाल के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, काम ही आएगा। देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 हाउस होते हैं। निम्न सदन को विधानसभा, सदन को विधान परिषद, और एक कौन होता है? राज्यपाल। संसद में कौन कौन होते हैं? निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, उस सदन को राज्यसभा कहते हैं, और इधर एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखना विद्यार्थियों, ये राज्य स्तर की संस्था है। ये किस स्तर की है? राज्य स्तर की। और ये केंद्र स्तर की संस्था है। इसकी है केंद्र स्तर की संस्था है। अगर हम बात करें, राज्य का जो विधानमंडल है उसको भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो राज्य सूची के मामलों में। और इसको संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो संघ सूची के मामले में। और समवर्ती सूची के मामले में ये भी कानून बना सकता है, ये भी कानून बना सकता है। अब अगर हम कई बार सोचते हैं जैसे हाई कोर्ट तो राज्य का मामला आ गया, किसका आ गया? हाई कोर्ट तो राज्यों का मामला आ गया, और सुप्रीम कोर्ट किसका हो गया? केंद्र का मामला हो गया। ऐसा समझ लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है विद्यार्थी। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये राज्यों के विधानमंडल में नहीं चलती है,
राज्यों के विधानमंडल में नहीं चलती है। ये महाभियोग प्रक्रिया केवल कहाँ पर चलती है? संसद में चलती है। अब आपने देखा होगा संसद में अगर हम कोई बिल लेकर आते हैं या कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं, जैसे लोकसभा से पारित हो गया तो फिर कहाँ जाता है? राज्यसभा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जैसे ही आर्टिकल 111 के तहत क्या कर देता है? स्वीकृति साइन कर देता है, तो फिर वो कानून बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें राज्यों में, तो विधानसभा में कोई बिल लेकर आए, इसको पारित किया तो कहाँ जाएगा? फिर इसके बाद में गवर्नर, गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत साइन करता है? 200 के तहत। कौन से के तहत करता है? 200 के तहत करता है विद्यार्थियों। अब देखो, महाभियोग जो प्रक्रिया है ना, इसको केवल संसद में लाया जाता है, विधानमंडल में नहीं। पहली बात तो याद रखनी। अब संसद में लाया जाता है तो इसको सबसे पहले किस में रखते हैं? राज्यसभा में या लोकसभा में? जैसे आपने देखा होगा धन विधेयक का सुना होगा, मनी बिल के बारे में सुना होगा, तो मनी बिल को सबसे पहले हम लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। और राज्यसभा में तो मात्र उसको 14 दिन रोकने का अधिकार, उसके बाद में तो अगर वो पारित करता है तो ठीक है, नहीं तो स्वतः ही क्या मान लिया जाता है? उसको पारित मान लिया जाता है विद्यार्थियों। तो अब देखो, लिखो, मैं लिखाता हूँ आपको, फैक्ट लिखो। महाभियोग प्रस्ताव केवल संसद में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है विद्यार्थियों? केवल संसद में लाया जाता है, राज्यों के विधानमंडल में नहीं। राज्यों के विधानमंडल में नहीं। लिख लिया? अब देखो, संसद में, हाँ बहन जी, कितने हाउस होते हैं संसद में? पता नहीं। हाँ, हाउस कितने होते हैं? दो। कौन कौन से हाउस होते हैं? सदन को हाउस कहते हैं बहन जी। ठीक है, सामने लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, हमने संसदीय प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की है? संसदीय, ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है, तो ब्रिटेन में क्या होता है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ बहन जी बताओ। नहीं पता? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जैसे लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, ऐसे वहां पर कौन सा सदन होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। इस प्रकार हमारे यहाँ पे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं हम, तो इसी प्रकार वहां पे क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, तो वहां पर कौन होता है? सम्राट होता है, या सम्राज्ञी जो भी होता है। नहीं होते, एक ही होगा दोनों में से, कभी राजा बन जाता है, कभी रानी को भी मतलब वहां का शासक बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सम्राट लिख लो, या फिर ताज लिख सकते हो आप, ब्रिटिश ताज। तो वहां का सिस्टम ऐसा होता है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अमेरिका में संसद है क्या? अमेरिका में संसदीय व्यवस्था है क्या? है? है। जिस प्रकार अपने यहाँ पे राज्यसभा होती है और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना? जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, तो वहां पे क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसी प्रकार अमेरिका में क्या है बताओ? सीनेट। क्या है? सीनेट है। और विद्यार्थियों, अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में तो कांग्रेस एक पार्टी है, और वहां पे कांग्रेस क्या है? एक वहां की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, वहां की वो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ का जो निम्न सदन है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हमने, है ना, वैसे संसदीय प्रक्रिया तो कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से, लेकिन कुछ बातें हमने कहाँ से ले ली? अमेरिका से भी ली है। डस्टर ले। चलो, हम महाभियोग पढ़ रहे हैं ना, महाभियोग पा जाओ वापिस। महाभियोग के बारे में क्या लिखा है? महाभियोग प्रक्रिया केवल कहाँ पर संचालित की जाती है विद्यार्थियों? संसद में की जाती है, राज्यों के विधानमंडल में नहीं की जाती। अब बात करें संसद की, तो संसद के कौन से हाउस में सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी किया जा सकता है। लिखिएगा, महाभियोग प्रस्ताव संसद के
किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः स्थापित का मतलब पेश, प्रस्तुत। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन का बोले तो लोकसभा अब्लिक राज्यसभा में। मतलब संसद में इसको पेश करते हैं तो इसको लोकसभा में पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। पहली जो शुरुआत पेश करने वाली बात है वो किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, माना कि हम इसको लोकसभा में पेश करना चाह रहे हैं। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में सबसे पहले इसको पुनर्स्थापित किया गया। पुनर्स्थापित का मतलब पेश करना किया गया। तो फिर ऐसी स्थिति में पेश करने से पहले लोकसभा के 100 जो मेंबर है, लोकसभा के 100 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है, तो ही उसको पेश किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। और यदि आप पहले राज्यसभा में पेश करना चाह रहे हो तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के पहले उस प्रस्ताव पर साइन होने चाहिए, तो ही पेश किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। देखिएगा, लोकसभा में लाने के लिए, लोकसभा में पेश करने के लिए, लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सदस्य, 100 सदस्य, लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सदस्य तथा राज्यसभा में पेश करने के लिए 50 सदस्यों के उक्त प्रस्ताव पर, महाभियोग प्रस्ताव ना, उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना या हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे बात यहां तक समझ में? तो संसद के हाँ जी, तो लोकसभा के जो 100 MP है ना, उनके साइन होना जरूरी है। हाँ, नहीं, एक कप 100, एक का 100, मतलब इसमें अगर आप पेश कर रहे हो, जैसे माना कि आप लोकसभा में जाके इसको पेश करना चाहते हो, आप कोई प्रस्ताव लेकर आए उनको हटाने वाला, तो लोकसभा में लेकर आए तो लोकसभा के पहले 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए, फिर ही लोकसभा में उसको पेश किया जा सकता है। माना कि आप इसकी शुरुआत राज्यसभा से करना चाह रहे हो, तो राज्यसभा के कितने सदस्यों के साइन होना जरूरी? 50। अब लोकसभा के अगर 100 के साइन कर लिए, लोकसभा में आपने पेश कर दिया, तो फिर लोकसभा से पारित होगा, ये चर्चा वगैरह सारी चीजें होती है। पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को तो हटाने की बात चल रही है, तो राष्ट्रपति को हटाने की बात चल रही है, तो फिर तो वो उसका रोल ही नहीं है। जैसे दोनों सदन पारित कर देंगे, उसको सौते क्या मान लिया जाता? हटा हुआ मान लिया जाता है उसको। लेकिन माना कि न्यायाधीशों को हटाने की बात चल रही है, तो न्यायाधीशों को हटाने की बात चल रही है, तो फिर तो राष्ट्रपति की भी सहमति लेंगे इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। हम्म, नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं पेश करने वाली बात बोल रहा हूँ, आगे की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ। अभी तो केवल पेश करना आपको। जैसे आपको एप्लीकेशन लेके गए, सब एप्लीकेशन लो, तो एप्लीकेशन पे पहले 100 जनों के साइन करा के लाओ, तो एप्लीकेशन लेगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा का स्पीकर बैठा है, अध्यक्ष बैठा है, और यहाँ राज्यसभा में कौन बैठा है? सभापति बैठता है यहाँ पर। तो इस सभापति के पास जाओगे ना आप प्रस्ताव लेके, तो उससे पहले 100 जनों के, कभी हम 100 जने चाहते हैं कि इसके राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या लाया जाए? महाभियोग प्रक्रिया को लाना चाहते हैं हम, तो 100 के साइन होना जरूरी है। राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो सभापति को बताना होगा कि हमारे पास 50 के साइन है और ये लो आप लेटर। ऐसा होता है। नहीं हटेगा, फिर तो कैंसिल हो गया ना मामला, पेश ही नहीं कर सकते हो ना आप, प्रक्रिया ही नहीं चला सकते हो आप। लिखो, 50 और 100 वाली बात लिख ली आपने। अब देखो, इतनी आपने हस्ताक्षर करा लिए, सब कुछ करा लिए। अब माना कि आप गए लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास गए? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष जब आपको परमिशन देगा कि आप इसको लोकसभा में रख सकते हो, तो ही रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते हो। चाहे आपने 100 जनों के क्या करा लिए? साइन भी करा लिए। अब वो स्वीकार नहीं करे, नहीं करे तो नहीं करे, उसको अस्वीकार, स्वीकार भी, मतलब ये कहने का मतलब लोकसभा के स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए हो उसको वो स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। राज्यसभा, अब माना कि ठीक है, लोकसभा वाले ने मना कर दिया, जैसे अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है, उसने मना कर दिया, तो फिर आप जाओगे राज्यसभा में।
आप खुद नहीं जा सकते, लोकसभा वाले तो जाएंगे नहीं, वो तो राज्यसभा वाले जाएंगे, फिर राज्यसभा के जो सदस्य है वो जाएंगे राज्यसभा के सभापति के पास, और जाकर उसको वो प्रस्ताव रखेंगे 50 सदस्यों के साइन करा के, और वो भी उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो इसका एक कॉमन नोट लिख लेंगे हम। बहन जी, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति होता है। ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति, जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो क्या बनता है, राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। बना के तो इनसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बना के तो किससे रखो आप, प्रधानमंत्री से बना के रख लो, क्योंकि प्रधानमंत्री सब कुछ है सेंटर में। तो क्यों? क्योंकि लोकसभा मेंबर किसके, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। किसका है? बीजेपी का। मोदी, मोदी का ना मोदी का नहीं है, मतलब बीजेपी का है। और राज्यसभा में भी अगर आप किसी को उपराष्ट्रपति बनाओगे तो बीजेपी का ही बनेगा, अगर आज की तारीख में बनाते हैं तो। उन प्रक्रियाओं को पढ़ो, आपने सारे टॉपिक पढ़े नहीं, इसका मतलब है। हाँ, तो भाई जिनको अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा इन प्रक्रियाओं में दिक्कत आती है, तो आपके पास किताबें रखी है घर पर, तो आप उनको एक बार रीड करो, 1 नंबर चैप्टर से पढ़ना चालू कर दो, चाहे आपके सिलेबस में है कि नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारे सिलेबस में तो हाई कोर्ट है, हम संसद क्यों पढ़े, क्यों हम सुप्रीम कोर्ट पढ़े। मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए पढ़ो आप, ताकि आपका उस टॉपिक का कंसेप्ट स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। पूरी लिंक है पॉलिटिकल साइंस, 107 टॉपिक दे रखे हैं मैंने आपको। कितने? अगर विश्वास नहीं हो तो राजस्थान पॉलिटी की और इंडिया पॉलिटी की किताब निकाल कर आप इंडेक्स चेक कर लो एक बार। कितने टॉपिक है? 107 टॉपिक है। एक टॉपिक को पढ़ने में अगर एक दिन भी लगे ना, तो 107 दिन से पहले तो पॉलिटिकल साइंस हो ही नहीं सकती, और एक दिन में एक टॉपिक करना पॉसिबल नहीं है। अब बताओ आप, लगता कि नहीं लगता समय? लेकिन इतना समय अगर आपने दे दिया, तो फिर बाद में आपको पॉलिटिकल साइंस में ऐसा लगेगा पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन आ जाए अपना गलत नहीं हुआ। ऐसे कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को। अब आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर कॉन्फिडेंस लेना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा है बोलो आगे तुम तो। साइन हो गया। अब लिखो फैक्ट, अगला फैक्ट इसमें देखो, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में पेश करोगे तो पावर किसको है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष ब्रैकेट में स्पीकर, अथवा राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति उक्त प्रस्ताव को स्वीकार ऑब्लिक अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो विधानमंडल का तो काम ही समाप्त हो गया ना। इसको पेश कहां पर किया जाता है विद्यार्थियों? संसद में किया जाता है। और संसद में कौन कौन होते हैं? एक तो लोकसभा होती है, और एक राज्यसभा होती है, और एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? अभिन्न अंग कहते हैं। और संसद शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 79 में मिलता है। मिलता है 79 मिलता है विद्यार्थी। अब माना कि ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, इसको आप किसी भी सदन में रख सकते हो, लोकसभा में भी रख सकते हो और राज्यसभा में भी रख सकते हो। राज्यसभा में रखने के लिए कितने सदस्यों के साइन होना जरूरी? 50 के। और यहाँ पर कितनों के होना जरूरी? 100 के साइन होना जरूरी। ठीक है, साइन भी करा लिए। लोकसभा माना कि हमने सबसे पहले इसको कहाँ रखा? लोकसभा में रखा। लोकसभा में जाके सभापति के, सॉरी, इसके अध्यक्ष के पास गए, और अध्यक्ष ने जाते ही, अध्यक्ष के पास 2 पावर है कि इसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अब इसने क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया, क्योंकि अस्वीकार करके हमको प्रक्रिया को यहीं थोड़ी रोकना है। ऐसे तो हम पहले ही मना कर देते हैं यहाँ पर कि 100 जनों ने साइन नहीं किए और इधर 50 ने नहीं की, तो प्रक्रिया तो वहीं रुक जाती ना। लेकिन हमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, सिखाना है बच्चों को, भाई ऐसे प्रक्रिया चलती है। अगला फैक्ट लिखो। इसको मैं कर देता हूँ एक बार महाभियोग को, फिर इसके बाद लिखो। इस प्रस्ताव को, नहीं ऐसे लिखो, यदि
उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, अगर लोकसभा में स्वीकार करेगा तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में इसको स्वीकार किया जाएगा तो कौन करेगा? सभापति स्वीकार करेगा। तो चाहे किसी भी सदन में रखा हो, उसको लोकसभा में रखा हो, राज्यसभा में रखा हो, जैसे ही सदन में वो पेश हो गया, होते ही अब आरोप लगा रहे हो आप किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, या फिर आप हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्योंकि सिद्ध कदाचार और एक कौन सा? असमर्थता का आरोप लगा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में इनको हटाया तो जा सकता है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में देखो विद्यार्थियों क्या होगा। स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते ही मैंने कहा ना संसद में बहुत सारी कमेटियां होती है, तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे। कितनी? 3 सदस्य की एक समिति बनाएंगे, और ये समिति जांच करेगी। क्या करेगी? जांच करेगी कि आप ये जो आरोप लगा रहे हो ये बेबुनियाद है या वास्तव में ये सही आरोप लगा रहे हो आप इनको हटाने के पीछे। तो हटाने के पीछे उन आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। लोकसभा में पेश करोगे तो भी 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, और राज्यसभा में पेश करोगे तो भी 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी विद्यार्थियों। ये समिति बनाई जाएगी, और इस समिति का काम क्या करेगी? ये जांच करेगी। जो आरोप लगाए ना इन्होंने, इधर तो 50 जनों ने मिलकर लगाए आरोप, और इधर कितनों ने? 100 जनों ने मिलकर आरोप लगाए। उस आरोपों की ये जांच करेगी। देखो, यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति के द्वारा, अध्यक्ष तो कहां पर समिति बनाएगा? लोकसभा में। और सभापति कहां बनाएगा? राज्यसभा में। अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति के द्वारा आरोपों की जांच करने हेतु, आरोपों की जांच करने हेतु 3 सदस्य या 3 सदस्य वाली समिति का गठन करता है। गठन करता है। अभी क्या लिखा है? लोकसभा में पेश करेंगे तो तो लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति का गठन करेगा, 3 सदस्यों को बनाएगा। और राज्यसभा में करेंगे तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इस समिति का गठन करेगा, 3 सदस्य। अब सवाल ये आता है, अभी तक सवाल यहां से नहीं आया, सवाल ये आएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो समिति का गठन किया जाता है 3 सदस्य, उसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है या नहीं होता है? सवाल ऐसा बनता है। ऑब्जेक्ट टाइप का तो यहाँ से ऐसे ही बनेगा, और वो पूछा जाएगा आरएस प्रीवियस में, एसआई वाले में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे सवाल आते हैं। आजकल तो कांस्टेबल में पूछ लेते हैं ऐसे। तो इससे नीचे तो कोई तैयारी कर भी नहीं रहा होगा। तो ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं वो लिख लो। लिखो, उक्त समिति में ये 3 सदस्य निम्नलिखित होते हैं। उक्त समिति में ये सदस्य निम्नलिखित होते हैं। देखो, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। एक सदस्य तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश। बहुत जटिल प्रक्रिया विद्यार्थी है यार, कोई कुछ लेके आ सकता है। देख लिया? देखो अगला, एक सदस्य किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दो सदस्य हो गए, और एक सदस्य विधि विशेषज्ञ, कोई प्रख्यात न्यायविद।
है। कानून का बहुत अच्छा जानकार जो होता है ना, एक सदस्य उसको लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते, सीनियर वो एडवोकेट होते हैं, उनको ले लेते हैं कई बार इसमें। देख लिया। तो महाभियोग जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, माना कि इसको लोकसभा में लेकर आए तो लोकसभा का अध्यक्ष 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। राज्यसभा में रखा तो राज्यसभा का जो सभापति है वो उसकी 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। तीन उधर भी ये सेम एक ही होते हैं, इधर भी सेम एक ही होते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक कौन होगा, जो कानून का अच्छा जानकार हो, विशेषज्ञ हो पूरा, तो उसको इसमें शामिल कर। अब देखो, ये इस कमेटी ने जांच कर ली और माना कि ए नाम का, चाहे राष्ट्रपति हो, मैं तो राष्ट्रपति को हटा रहा हूँ, ए नाम का क्या है, राष्ट्रपति, इसको हटाने का प्रस्ताव हम लेकर आए लोकसभा में। अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, कमेटी भी बना ली, और कमेटी ने जांच भी कर ली, और जांच रिपोर्ट भी आ गई। जांच रिपोर्ट किसको सौंपेगी, वापस अध्यक्ष को। ये किसको सौंपेगी, अपनी सभापति को। जांच आ गई और जांच में पाया गया कि इसका जो व्यवहार है वो खराब है। जो कदाचार के आधार पर इसको हटाते हैं ना, तो कदाचार इसका प्रूफ हो गया, सिद्ध। क्या हो गया, सिद्ध। तो आपको एक कारण बताया था हटाने का, सिद्ध कदाचार। वैसे तो कदाचार शब्द होता है, लेकिन वो उसको प्रमाणित कर दिया है, क्योंकि ये प्रमाणित करने वाले कोई नॉर्मल लोग तो है नहीं है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठा है, अन्य न्यायाधीश बैठे हैं, या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, और एक विधि का विशेषज्ञ व्यक्ति है। तो इन्होंने कहा हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार अपनाया है, यानी कि कदाचार किया है इसने। फिर ऐसी स्थिति में उसको हटा दिया हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। फिर उसके बाद में लोकसभा में उसमें कार्रवाई चलती है, लोकसभा से पारित हो जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है, और दोनों से अगर पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। पारित करना नहीं पड़ेगा, मतलब पारित कब होगा, जब इनका बहुमत होगा तभी तो होगा। अभी लिखाऊंगा मैं, देखो। देखो, ये जांच समिति, ये जांच समिति अपनी जांच में यदि दोषी मानती है, क्या मानती, दोषी, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, सिद्ध कदाचार। दोषी का मतलब क्या है यहाँ पर, सिद्ध कदाचार। तो महाभियोग प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाता है। इसके प्रूव करते हटाया नहीं जाता, ध्यान रखना। आगे क्या होगा, अब विचार किया जाएगा। अरे, यदि ये समिति, क्या लिखा बहन जी, बोलना भाभी। यदि जांच समिति अपनी रिपोर्ट, अपनी जांच में दोषी मानती है, तो उक्त प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाता है। देख लिया। इधर भी तो देखो, मैं जो समझा रहा हूँ इसके अनुसार भी जरूर थोड़ी मैं जो लैंग्वेज दूँ उसके अनुसार ही समझे आप। वैसे भी समझो तो भाई, इस कमेटी बनाई आपने, कमेटी ने जांच कर ली और जांच में इनको क्या मान लिया, दोषी मान लिया। अब ये बात की बात है कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, या अध्यक्ष को सौंपेगा। फिर इसके बाद में लोकसभा जो सदन है, इसमें कार्रवाई चलेगी। और इसमें ये जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसको विद्यार्थियों लोकसभा के मेंबरों के द्वारा 2/3 बहुमत से, किससे, 2/3 बहुमत, जिसको हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। इससे विशेष बहुमत से पारित हो गया तो फिर इसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगर विशेष बहुमत से दोनों सदन पारित कर देते हैं इसको, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। देखिएगा, यदि यदि दोनों सदन अलग अलग, एक साथ नहीं, यदि दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से, ब्रैकेट में विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत ब्रैकेट में बहुमत, विशेष बहुमत से उक्त प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव है ना,
को पारित कर देते हैं तो उसे संसद से पारित समझा जाता है। किसे? संसद से पारित समझा जाता है, क्योंकि संसद के दो ही सदन है, राष्ट्रपति तो उसका अभिन्न अंग है। संसद से पारित समझा जाता है। लिख लिया? अब संसद ने पारित कर दिया विद्यार्थी। ओके, अब संसद ने पारित कर दिया, अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाए, महाभियोग लाए किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को, तो दोनों के इस संसद के पारित करते ही राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ओके, लेकिन हम किसको हटाना चाह रहे हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना चाह रहे हैं हम। किसको हटाना चाह रहे हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना चाह रहे हैं। माना कि राजस्थान का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको हटाना चाह रहे हैं हम, तो उसको हटाना चाह रहे हैं, तो ये प्रक्रिया तो पूरी सेम चलेगी, यहां तक प्रक्रिया पूरी चलेगी, लेकिन अब राष्ट्रपति का रोल भी आ जाता है। तो राष्ट्रपति फिर आदेश जारी करेगा उसको हटाने का, क्योंकि हटाने का पावर तो किसको रहेगा? राष्ट्रपति को रहेगा। देखो नोट, यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है, क्योंकि महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ वैसे तो, यदि क्या लिखा है? यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है तो संसद के द्वारा पारित करते ही, संसद के द्वारा पारित करते ही, संसद के द्वारा पारित करते ही राष्ट्रपति को हटा हुआ समझा जाता है ना, राष्ट्रपति को हटा हुआ समझा जाता है। मगर अब हाई कोर्ट लिखा दूं मैं तो, ये सुप्रीम कोर्ट लिखा हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। किसको अपनाया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो उक्त प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद, उक्त प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इन्हें हटाने का आदेश जारी करता है। विद्यार्थियों, इनके हटाने में मैंने वो नहीं लिखा है कि इनको हटाने का पावर किसको है? राष्ट्रपति को। लिखाया था वहां पे? नहीं लिखाया हो तो इससे समझ जाना आप। तो अंतर आदेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति इन्हें हटाने का आदेश जारी कर। अब मैं इस बात को वापस एक बार और समझा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, महाभियोग हम किसको हटाने के लिए लाए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए ना विद्यार्थियों, तो लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने पारित करते ही राष्ट्रपति को हटा हुआ समझ लिया जाता। लेकिन माना कि ऐसे कई पद है जिनको उस रीति से हटाया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन उनके लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं होकर रिमूवल शब्द यूज हुआ है, तो उनके लिए यहां तक प्रक्रिया तो सेम चलती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भी ये प्रस्ताव जाता है, और राष्ट्रपति के पास जैसे प्रस्ताव जाएगा तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करेगा तो भाई आपको इस पद से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो आर्टिकल 217 और 217 में 1 2 3 4 5 तक हमने पढ़े वो कंप्लीट हो गया। क्लास को यहीं विराम देते हैं।